नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का पाठशाला ज्ञान चैनल में। मेरा नाम सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी त्रिची। तो आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारियों के साथ लगे होंगे गेट के पेपर की तैयारी में। तो उसी के दौर में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कराने वाला हूं गेट 2003 से लेकर गेट 2020 तक के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशंस। तो उसी दौर में हमने गेट 2003 के पार्ट 1 के को बना दिया था, जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से चालू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, अ प्लेट हैविंग 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, एक प्लेट है जिसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। ईच साइड इज हैंगिंग इन द मिडल ऑफ अ रूम ऑफ 100 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। एक रूम है 100 मीटर स्क्वायर एरिया का, उसमें एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की प्लेट टंगी हुई है बीच में। ठीक है, द प्लेट टेम्परेचर एंड एमिसिविटी आर रिस्पेक्टिवली 800 केल्विन एंड 0.6। तो उसका टेम्परेचर क्या है प्लेट का? 800। एमिसिविटी क्या है? 0.6। The temperature and emissivity values for the surface of the room are 300 and 0.3। अब रूम के लिए टेम्परेचर की वैल्यू है 300 एंड 0.3 एमिसिविटी की वैल्यू है रिस्पेक्टिवली। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना दिया है, इसको याद रखिएगा इस वैल्यू को। ठीक है, हमेशा याद रखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स में आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं देगा। तो 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ये आपको बिल्कुल रटा रहना चाहिए। देन टोटल हीट लॉस फ्रॉम द टू सरफेस ऑफ द प्लेट। अभी मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में बहुत सारे मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा था। टोटल हीट लॉस फ्रॉम द टू सरफेस ऑफ द प्लेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो प्लेट है आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, आशा करता हूँ कि आपको ये जो प्लेट दिख रही होगी। हाँ, ये प्लेट यहाँ पर है। तो एरिया आपको पता है, सब मैं बता चुका हूँ। हम यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? जो हीट लॉस का फॉर्मूला होता है फ्रॉम वन प्लेट। ठीक है, वन प्लेट ना होगा, इसको वन साइड ऑफ द प्लेट लिख लो, वन साइड ऑफ द प्लेट। सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन A1 एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन A1 एप्सिलॉन A1 2 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन A2 एप्सिलॉन 2। अब ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, इसमें आप लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा इसका शॉर्ट में, जिसको कहते हैं सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला कब लगता है और ये फॉर्मूला कब लगता है? देखिए, ये जो पहला वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो नंबर 1 लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला एक जन्मदाता है, और ये जन्मदाता से निकला हुआ ये छोटा सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? अगर दोनों एरिया, मतलब अगर दो प्लेटों के बीच में अगर हमारा हीट का इंट्रैक्शन हो रहा हो, है ना, ये जो रेडिएशंस का इंट्रैक्शन हो रहा हो, और अगर दोनों प्लेट का एरिया सेम हो, उनसे आने वाला जो सेफ फैक्टर है, जिसको F बोलते हैं, ये सेफ फैक्टर है, ये सेम हो, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एरिया भी डिफरेंट है ना, यहाँ पे सेफ फैक्टर भी डिफरेंट है। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, 5.67 इंटू 10⁻⁻8। T1 की वैल्यू हो जाएगी 800 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 अपॉन, पहले वाले हम लिख देंगे प्लेट के लिए 1 माइनस 0.6 अपॉन यहाँ पे जो इसका एरिया इंटू A1 एप्सिलॉन की वैल्यू लिख दी, है ना। अब प्लेट छोटी सी है, कमरा बहुत बड़ा है, तो प्लेट से जो हीट जाएगी कमरे की तरफ, वो पूरे की पूरी कमरा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सेफ फैक्टर की वैल्यू प्लेट से क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लेट ये लिख दी, इसकी वैल्यू यहाँ पे ये लग दी। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर विल कम आउट टू बी 13.66 किलोवाट। आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे आएगा 13.66 किलोवाट। अब हमें क्या बताया? हमें बोला था टू सरफेस, हमें दोनों सरफेस से निकलने वाली हीट निकालनी है ना। एक साइड ऑफ द प्लेट और दूसरी साइड, प्लेट की दो साइड होंगी, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, आंसर आ जाएगा 27.32। अब देखिए, यहाँ पर जो आंसर था वो A भी है, B भी है ना। तो हमें कौन सा आंसर मानना पड़ेगा? हमें B आंसर लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ये एक आसान सा क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को समझाया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ये कह रहा है फॉर एयर विद आर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 80%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है? 80% है। अब
ये क्या कह रहा है, द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज लेस देन द वेट बल्ब टेम्परेचर। जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो वेट बल्ब टेम्परेचर से लेस है फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 80% के लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड मतलब ऑप्शन कह रहा है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन वेट बल्ब टेम्परेचर। जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो वेट बल्ब टेम्परेचर से लेस है। सी कह रहा है कि ड्यू पॉइंट एंड वेट बल्ब टेम्परेचर्स आर इक्वल, दोनों के दोनों WBT और DBT इक्वल हैं। और डी कह रहा है द ड्राई बल्ब एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर्स आर इक्वल। कौन सा आंसर सही होने वाला है? सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम एक आसान भाषा में समझेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, है ना। देखिए क्या है, एक एयर है, एयर का हमने एक वॉल्यूम ले लो, उसके अंदर कितनी वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर सकता है वो, है ना, अपने सैचुरेशन तक, दैट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हम लोग इसको परसेंटेज के टर्म में बताएंगे। जैसे कि 100% का मतलब होता है कि हमारे टोटल एयर के वॉल्यूम में जितना उसका सैचुरेशन था, है ना, जितना सैचुरेशन प्रेशर तक वो एब्जॉर्ब कर सकता था, उसने अपने आप को एब्जॉर्ब कर लिया है, उसने वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया है। पर अगर 80% है मतलब 20% अभी भी और एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू 100% से कम होती है तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमेशा लेस होता है वेट बल्ब टेम्परेचर से, और वेट बल्ब टेम्परेचर हमेशा लेस होता है आपके ड्राई बल्ब टेम्परेचर से। और अगर फाई की वैल्यू 100% हो जाती है तो आपका DPT इक्वल हो जाता है WBT के, और WBT इक्वल हो जाता है DBT के। तो आंसर यहाँ से कौन सा निकल कर आने वाला है? सिंपल देखिए कि आपका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है इज़ लेस देन वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी यहाँ पर 100% नहीं हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। फॉर अ स्पार्क इग्निशन इंजन द इक्विवेलेंस रेशियो 5, है ना, इक्विवेलेंस रेशियो ऑफ मिक्सचर एंटरिंग द कंबंशन चैम्बर हैज़ वैल्यूज़, ठीक है। अब इक्विवेलेंस रेशियो क्या होता है पहले तो ये जानो। इक्विवेलेंस रेशियो होता है आपका एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है आइडियल रेशियो। आइडियली हमें कितना फ्यूल और कितना एयर चाहिए था, और एक्चुअल में हमने कितना फ्यूल और कितना एयर का रेशियो लिया है, उनको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक और उसके बाद उसको इक्विवेलेंस रेशियो बोलते हैं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक होता है आइडियल, है ना, और एक्चुअल अपॉन आइडियल निकालोगे तो इक्विवेलेंस आ जाएगा। तो 5 = 1 क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट मिक्सचर, जिसमें एयर और फ्यूल इक्वल है, ठीक है। मतलब जितना आइडियली चाहिए था फ्यूल एयर का रेशियो हमें उतना ही लिया है। 5 अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए, है ना, दैट इज कॉल्ड एज रिच मिक्सर। रिच मिक्सर में क्या होता है, हमारा फ्यूल काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एयर के, ठीक है। तो हम कब कब यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं एक्सेलरेशन की कंडीशन में, मैक्स स्पीड की कंडीशन में, पीक पावर कंडीशन में, फुल लोड कंडीशन में, और आइडियल कंडीशन में। हम इन चीज़ों में रिच मिक्सर का यूज़ करते हैं। अगर 5 हमारा लेस देन 1 हो जाता है, मतलब हमारे एयर की क्वांटिटी फ्यूल से ज़्यादा हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज लीन मिक्सचर। तो ये कब होता है? क्रूजिंग कंडीशन में और पार्ट लोड कंडीशन में, है ना। तो अब यहाँ से आंसर चेक करेंगे। आंसर है, देखिए ये आंसर क्या कह रहा है, अगर 5 लेस देन 1 है फॉर आइडलिंग, है ना, तो हमारा आइडलिंग के लिए तो 5 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ना, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 5 ग्रेटर देन 1 फॉर बोथ आइडलिंग एंड पीक पावर कंडीशन। तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा आइडलिंग और पीक पावर कंडीशन के लिए हमारा 5 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ डीजल इंजन इज़ यूजली मोर एफिशिएंट देन स्पार्क इग्निशन इंजन। जो हमारा CI इंजन है या डीजल इंजन है, वो SI इंजन से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो क्यों होता है एफिशिएंट SI इंजन से? SI इंजन मतलब होता है पेट्रोल इंजन, और डीजल इंजन मतलब होता है आपका, डीजल इंजन तो डीजल इंजन है, उसको बोलते हैं CI इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। बिकॉज डीजल इज बीइंग हैवियर हाइड्रोकार्बन रिलीज मोर हीट पर किलोग्राम देन गैसोलिन। क्या ये चीज़ सही है? नहीं, ठीक है। बात मतलब जो हाइड्रोकार्बन हायर हाइड्रोकार्बन के होते हैं वो हम SI इंजन में यूज़ करते हैं, जिसको एरोमेटिक्स बोलते हैं, है ना। अब अगला देखते हैं, द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज हायर देन ऑटो साइकिल। ये भी गलत है इसमें। अगला देखते हैं, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन इज हायर देन द SI इंजन। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। जो कंप्रेशन रेशियो होता है डीजल इंजन का वो 16 से 22 होता है, और SI इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है आपका 6 से 10, है ना।
अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या गलत था, पहले वाले ऑप्शन से देखो हम इससे 4 क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, सिंपली समझिएगा। डीजल विंग इज हैवियर हाइड्रोकार्बन, नहीं, जो ऐसा ही इंजन में जो फ्यूल होता है वो एरोमेटिक्स होते हैं, वो ज़्यादा वेट के होते हैं, ठीक है। और जो डीजल इंजन होता है उसमें होती है सिंपल चेन्स, वो कम वेट की होती हैं, तो पहला ऑप्शन तो गलत होना था। और जो ऑटो की जो एफिशिएंसी है, ऑटो की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है सीआई इंजन से या डीजल इंजन से, कब, जब फिक्स्ड कंप्रेशन रेशियो हो, फिक्स्ड कंप्रेशन रेशियो हो, ठीक है। और सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल इज हायर देन, ये भी गलत है। गैसोलिन को याद रख लो, गैसोलिन बहुत लोगों को नहीं पता होता है, अमेरिका में आपके जो पेट्रोल को गैसोलिन बोला जाता है, ठीक है। तो गैसोलिन मतलब नथिंग बट ऐसा इंजन, तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ गैसोलिन हायर देन द डीजल इंजन, तो डी भी गलत होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना, तो आंसर इसका सी है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन आर रैंकाइन साइकिल रीजनरेशन रिजल्ट्स इन हायर एफिशिएंसी बिकॉज, रैंकाइन साइकिल में रीजनरेशन में हायर एफिशिएंसी निकलती है क्यों? प्रेशर इन द बॉयलर इंक्रीज, हीट इज एडेड बिफोर स्टीम एंटर्स द लो प्रेशर टर्बाइन, एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इन द बॉयलर इंक्रीज, द टोटल वर्क डिलीवर्ड बाय द टर्बाइन इंक्रीज। देखो रीजनरेशन में क्या होता है, अभी मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। पहले तो रीजनरेशन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी टरबाइन में जो हीट जा रही है बॉयलर से, मतलब या जो स्टीम जा रही है बॉयलर से, हम उसमें से कुछ पार्ट स्टीम का निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए पार्ट को हम जाने देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो हमारा जो बॉयलर में है ना, जब देखो हमारी टरबाइन यूज़ हो जाएगी, हमारा पानी निकलेगा उससे, है ना, स्टीम क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उससे जो वाटर निकल रहा है उससे हम जो बॉयलर में जाने वाला फीड वाटर है, जिससे वाटर से स्टीम बन रही है बॉयलर के अंदर, है ना, हम उसको गर्म करने में यूज़ करते हैं। ये मतलब एक प्रोसेस होता है पूरा, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। देखो एक तरीका है ना, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे कि ऐसे कैसे मतलब एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये ऐसा होता है, ऐसा यूज़ किया जाता है। इसलिए रीजनरेशंस को यूज़ किया जाता है आपकी बड़ी बड़ी जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर, है ना। तो ये किस तरीके से बनाते हैं हम लोग, इसको ओपन फीड वाटर हीटर और क्लोज फीड वाटर हीटर के रूप में यूज़ करते हैं। अब रीजनरेशन से फ़ायदा क्या होता है ना, रीजनरेशन से क्या होता है, जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन होता है, मतलब जितने टेम्परेचर का वाटर पहुंचना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा मतलब एवरेज टेम्परेचर हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारे पूरे पावर प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो इज़ द सी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, आपका यहाँ पे सी आंसर इज़ करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, कंसीडरिंग द वेरिएशन ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी इन एन इम्पल्स टरबाइन अक्रॉस वन रो ऑफ मूविंग ब्लेड, है ना। अब क्या बोल रहा है कि स्टैटिक प्रेशर है और एब्सोल्यूट वेलोसिटी इन इम्पल्स स्टीम टरबाइन, इम्पल्स स्टीम टरबाइन की बात हो रही है और बोला जा रहा है कि वन रो ऑफ मूविंग ब्लेड है। चलिए अब वन रो ऑफ मूविंग ब्लेड के बाद बताओ उसमें प्रेशर और वेलोसिटी में क्या वेरिएशन होने वाले हैं, है ना। तो बोथ प्रेशर एंड वेलोसिटी डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज, प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट वेलोसिटी इंक्रीज, प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट वेलोसिटी डिक्रीज। ये देखो सिंपली ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे मूविंग ब्लेड्स हो गए, ये हमारे फिक्स्ड ब्लेड्स हो गए, ये हमारे फिर मूविंग ब्लेड्स हो गए। देखो क्या होता है, जब मूविंग ब्लेड से हमारा फ्लूइड या स्टीम हमारी गुजरती है, तो मूविंग ब्लेड से जब वो स्टैटिक में पहुंचती है या फिक्स्ड ब्लेड्स में पहुंचती है, तो हमारी क्या होता है, हमारा जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट हो जाता है फॉर फिक्स के लिए, है ना। ये यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर मूविंग में आता है तो प्रेशर डिक्रीज होना चालू हो जाता है। पर हमारी वेलोसिटी क्या होती है, जब हम तब तक हमारे मूविंग ब्लेड में हमारी वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज़ करती है ना। फिर जब फिक्स्ड ब्लेड में होती है तो हमारी वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है। तो क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है और वेलोसिटी हमारी डिक्रीज़ हो रही है। तो प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट एंड वेलोसिटी डिक्रीज। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील द हार्डनेस ऑफ द वेरियस स्ट्रक्चर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज। अब देखो, अब मैं स्टील का हमने क्या किया, हीट ट्रीटमेंट किया, अब हमें हार्डनेस बतानी है ना। तो देखो
ये चारों ऑप्शन दिए हैं, मतलब सफल कर दिया है। अब आपको क्या होता है ना, हार्डनेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है, तो किसकी हार्डनेस कितनी ज़्यादा होती है। तो आंसर देखो यहाँ पे, सबसे डक्टाइल ये होता है हमारा, क्या होता है, ऑस्टेनाइट होता है। ऑस्टेनाइट होता है हमारा डक्टाइल। फिर आता है हमारा कोर्स परलाइट। हमारा हार्डनेस का ऑर्डर इस टर्म में बढ़ रहा है, ठीक है, हमारी हार्डनेस इस टर्म में इंक्रीज हो रही है। ऑस्टेनाइट, देन कोर्स परलाइट, देन फाइन परलाइट। फाइन परलाइट को बोलते हैं हम लोग सोरबाइट। फिर आता है एक्सट्रीमली फाइन परलाइट, जिसको बोलते हैं हम ट्रूथसाइट, जिसको हम बोलते हैं ट्रूथसाइट। उसके बाद आता है एक्विकुलर ट्रूथसाइट, जिसको हम बोलते हैं बैनाइट। जो बैनाइट होता है हमारा, ये ट्रिपल टी डायग्राम से निकल कर आता है, ट्रिपल टी डायग्राम से, ठीक है। उससे बनता है फिर मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट भी हमारा जो होता है वो ट्रिपल टी डायग्राम से निकल कर आता है ना, ट्रिपल टी डायग्राम से। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आंसर देख लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका सिंपली आंसर होने वाला है डी, स्फेरोडाइट, देन कोर्स परलाइट, देन फाइन परलाइट, देन मार्टेनसाइट। स्फेरोडाइट में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, फिर कोर्स परलाइट, फिर फाइन परलाइट, फिर मार्टेनसाइट। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए, आपको बहुत आगे काम आने वाला है। ऐसे बहुत क्वेश्चन ईएस में आते रहते हैं लगातार, गेट में कभी कभी पूछता है। हार्डनेस ऑफ ग्रीन साउंड माउल्ड इंक्रीज विथ, है ना। अब आप कंफ्यूज हो गए, ग्रीन सैंड माउल्ड क्या होता है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। चलो देखते हैं। इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट बियॉन्ड 6%, इंक्रीज इन परमेबिलिटी, डिक्रीज इन परमेबिलिटी, इंक्रीज इन बोथ मॉइस्चर कंटेंट एंड परमेबिलिटी। चलिए देखते हैं आंसर। ग्रीन सैंड कुछ नहीं होता है, ग्रीन सैंड वो सैंड होते हैं जिसका कलर ग्रीन होता है, जो आपके मरीन साइड एरियाज में मिलती है, वो होती है ग्रीन सैंड। फिर इसी में एक टर्म आता है कि ग्रीन स्ट्रेंथ क्या होती है। ग्रीन स्ट्रेंथ ये होती है जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है माउल्ड की, उसमें थोड़ा सा ना, उससे पहले क्या होता है, उसके ड्राइनेस में थोड़ा सा, ड्राइनेस होने से पहले उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। तो वो जो मॉइस्चर कंटेंट करता है तो उसको बोलते हैं ग्रीन स्ट्रेंथ, है ना। तो आंसर यहाँ पे होने वाला है कि अगर आपको हार्डनेस इंक्रीज करनी है तो आपको अपनी परमेबिलिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। परमेबिलिटी डिक्रीज होगी तभी आपकी हार्डनेस इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अब परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी होता है वो स्पेस देना जिससे गैसेस, हमारी जो गैसेस हैं हमारी इंक्रीज बढ़ रही हैं, मतलब जैसे हमने जब मोल्टन मेटल निकालोगे उसके साथ कुछ गैसेस होंगी, उसको स्केप करने के लिए जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। तो अलाउ टू स्केप द गैसेस। अब उसमें होता है परमेबिलिटी नंबर। परमेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला याद रख लो, VH/PAT। जो आपका V होता है वॉल्यूम होता है, दैट इज इन सेंटीमीटर क्यूब, H होता है सेंटीमीटर, प्रेशर होता है सेंटीमीटर, आपका ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम होता है मिनट। इसी यूनिट में रखे जाते हैं। इसकी यूनिट में अगर आपने गलत रखा तो कास्टिंग वेल्डिंग में आने वाला क्वेश्चन आपका डायरेक्टली गलत हो जाएगा। यही यूनिट हमेशा फॉलो होती है। तो 60 to 120 के बीच में गुड परमेबिलिटी आती है, और H और D की जनरली आइडियल वैल्यूज़ मानी जाती हैं। अगर नहीं गिवन है तो 5.08 सेंटीमीटर। हार्डनेस इंक्रीज होगी तो परमेबिलिटी कम होगी। चलिए परमेबिलिटी और वाटर का रिलेशन देख लो। पहले क्या होता है, अगर वाटर कंटेंट बढ़ाते जाते हैं, तो परमेबिलिटी बढ़ती जाती है। फिर क्या होता है, एक पॉइंट के बाद अगर वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो परमेबिलिटी गिर जाती है। कैसे, देखो क्या होता है, जब वाटर हम लोग डालते हैं तो परमेबिलिटी क्या होता है, जो वहाँ पे ड्राइनेस है वो बॉन्ड्स बनाना चालू करती है वाटर के प्रेजेंस में। तो परमेबिलिटी क्या होता है, धीरे धीरे मतलब बॉन्ड्स बनाना चालू करेगा, तो इसकी मतलब जो स्पेस है वो देना ज़्यादा चालू करेगा, है ना। जगह छूटने लगेगी, मोल्ड पतले मतलब हमारा जो माउल्ड है वो जगह छोड़ने लगेगा। फिर जब वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे वाटर ना, वो सारे जो छेद थे, जो स्पेसेस बने थे माउल्ड के अंदर, वो सारे भर देगा वाटर। तो फिर से हमारी परमेबिलिटी गिर जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इन ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग टेम्परेचर एट द इनर कोन ऑफ द फ्लेम इज़ अराउंड। देखिए मैं आपको सिंपली बताता हूँ ऑक्सीएसिटिलीन का। वैसे तो इन चारों ही ऑप्शन गलत थे। आंसर होता है 3300 डिग्री सी, ये सही आंसर है, पर हम इसमें बी मार देंगे, है ना। अब देखो कैसे। गैस वेल्डिंग क्या होती है, गैस वेल्डिंग का एक टाइप है ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग के अंदर आता है एक्चुअली। इट इज़ प्रोड्यूसेस बाय द केमिकल रिएक्शन।
अब केमिकल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन की रिएक्शन कराते हैं, जिससे हम लोग मतलब फिर उसका जो मिक्सचर होता है उसको उससे हम लोग वेल्डिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, तो वेल्डिंग करते हैं। तो ऑक्सीजन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा कहीं ना कहीं गेट में आपके ES में आए हुए हैं, आपको UPPSC और SSC में भी ईजिली ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेंगे। तो जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लैक सिलेंडर में रखा जाता है, और जो एसिटिलीन होता है वो मरून या फिर रेड सिलेंडर में रखा जाता है। और हम लोग जो एसिटिलीन होता है उसको अब्जॉर्ब करवा के रखते हैं CaSiO3 में। किसमें? CaSiO3 में। अब हम यहाँ पर जो एसिटिलीन का 1 मोल यूज़ करते हैं रिएक्शन में सिलेंडर से, फ्रॉम सिलेंडर, पर हम O2 का ना यहाँ पे 1 मोल यूज़ करते हैं फ्रॉम सिलेंडर, और एटमॉस्फियर से हम लोग 1.5 मोल ले लेते हैं, एयर से निकाल लेते हैं, है ना, जिससे हमारा क्या ना थोड़ा सा ऑक्सीजन बच जाए, है ना, हमारा पैसे बच जाए, इकोनॉमी आ जाए। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक बार येस में आया हुआ है। फ्लक्स यूज़ करते हैं हम लोग Na4B4O3.10H2O, जिसको बोलते हैं हम बोरेक्स। सील्ड गैस यूज़ करते हैं हम CO2। अब देखो 3 टाइप की फ्लेम होती हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चन सारे के सारे ES के क्वेश्चन हैं। न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम। चलिए देखिए, न्यूट्रल फ्लेम की बात कर रहे थे, तो न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या डिफरेंस रहता है, ये भी क्या होता है, 3 टाइप की फ्लेम होती हैं जो होती हैं आपकी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में। तो जो न्यूट्रल फ्लेम होती है उसमें जो ऑक्सीजन और C2H2 का रेशियो होता है वो 1:1 होता है। तो यहाँ पर जनरली ये जो फ्लेम यूज़ की जाती है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन और लो कार्बन स्टील के लिए यूज़ की जाती है, और इसका जो इनर टेम्परेचर होता है वो होता है 3100 डिग्री सी। फिर आ जाती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है 1.15:1, मतलब O2 इसमें 1.15 होता है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। ये यूज़ की जाती है कॉपर, ब्रॉन्ज, जिंक। इसका इनर टेम्परेचर होता है 3300, यही क्वेश्चन आया हुआ था। कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है 0.85 से 1। तो ये किसके लिए यूज़ होती है? ये होती है स्टील और कास्ट आयरन के लिए। इसका टेम्परेचर होता है इनर कोन का 2900 डिग्री सी, और ये क्या होती हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोल्ड वर्किंग ऑफ स्टील डिफाइंड एज वर्किंग एट इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, अबव इट रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, बिलो इट रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, एट 2/3 ऑफ द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मेटल। चलिए देखिए, कोल्ड वर्किंग की बात हो रही है, तो वैसे तो कोल्ड वर्किंग में आपको अच्छे से डिफाइन करता हूँ। कोल्ड वर्किंग क्या होता है? कोल्ड वर्किंग इज अ प्रोसेस विच इज़ डन बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, है ना। हम इसमें क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है जिसमें अपना जो मटेरियल होता है वो ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज करने लगता है, मेल्ट होने लगता है मटेरियल, है ना। तो हमें रिक्रिस्टलाइजेशन से पहले ही करना है। तो उसके फ़ायदे क्या होंगे अगर रिक्रिस्टलाइजेशन से पहले ही होगा? एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, टॉलरेंस बढ़ जाएगी, सरफेस फिनिश बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस बढ़ जाएगी। तो कोल्ड वर्किंग होती है हमारी बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो आंसर इज अ सी। हॉट वर्किंग क्या होती है? हॉट वर्किंग होती है अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, टॉलरेंस एंड फिनिश कम हो जाती है। चलिए कुछ चीज़ें याद रख लो, जैसे लेड और टिन का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है वो बिलो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर से नीचे ही रिक्रिस्टलाइजेशन अपने आप हो जाता है इसमें। कैडमियम और जिंक का एट रूम टेम्परेचर होता है। आयरन का 450 डिग्री सी होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, और स्टील का 1000 डिग्री सी होता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वालिटी स्क्रू थ्रेड आर प्रोड्यूस्ड बाय थ्रेड मिलिंग, थ्रेड चेजिंग, थ्रेड कटिंग विथ सिंगल पॉइंट टूल और थ्रेड कास्टिंग। देखिए बहुत सारे मेथड होते हैं थ्रेड को प्रोड्यूस करने के, लेकिन देखिए हमारे लिए देखो ये चारों के चारों मेथड में थ्रेड प्रोड्यूस हो सकती है, पर हमसे बोला है क्वालिटी स्क्रू थ्रेड, तो क्वालिटी स्क्रू थ्रेड सिर्फ थ्रेड चेजिंग से प्रोड्यूस होती है। तो मेथड कौन कौन से थ्रेड प्रोड्यूस करने के? कास्टिंग, रोलिंग, चेजिंग, डाई कटिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, है ना, थ्रेड रोलिंग, है ना। तो इन सब मेथड से हम लोग थ्रेड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। थ्रेड चेजिंग में क्या होता है कि हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ करके थ्रेड को प्रोड्यूस करते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग, आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। एज टूल एंड वर्क आर नॉट इन कॉन्टैक्ट इन ईडीएम प्रोसेस,
हमारा जो टूल है और जो वर्क है वो कांटेक्ट में नहीं है ईडीएम प्रोसेस में। तो ईडीएम प्रोसेस क्या होती है? इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मेथड एक टाइप की अनकन्वेंशनल मशीन है। तो नो रिलेटिव मोशन अकर्स बिटवीन देम, नो वाटर ऑफ टूल अकर्स, नो पावर इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग मेटल कटिंग और नो फोर्स बिटवीन टूल्ड एंड वर्क अकर्स। देखिए सिंपल सी बात बताता हूँ, ईडीएम होता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। इसमें जो सोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रिक स्पार्क, है ना। एक इलेक्ट्रिक स्पार्क सट से जनरेट होता है और मेटल रिमूव हो जाता है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इसमें पूरा एक करंट का सर्किट होता है, तो इसमें कोई भी फोर्स जनरेट होता ही नहीं है। तो आंसर इज अ डी, नो फोर्स बिटवीन टूल एंड वर्क अकर्स। इसके बाद बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। इसमें जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है वो पोलराइजेशन के लिए यूज़ होता है ना। जो सॉल्यूशन होता है उसको पोलराइज करने के लिए। कैरोसिन इसमें एज अ कूलेंट यूज़ होता है। टूल इसमें टंगस्टन और कॉपर का होता है, या तो फिर ग्रेफाइट एंड कॉपर का होता है। हम लोग यहाँ पर कोई भी हार्ड मटेरियल मशीन कर सकते हैं, हम यहाँ पर शार्प कॉर्नर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये सारे के सारे क्वेश्चन ईएस के हैं अपने आप में 1 नंबर के, जो मैं आपको एक लाइन में यहाँ बता रहा हूँ। हाई वोल्टेज लो करंट मेथड होता है। ये कैसा होता है? हाई वोल्टेज लो करंट मेथड। इसमें जो एनोड होता है वो वर्कपीस होता है, कैथोड होता है टूल। जो आपका जो वर्कपीस होता है उसका थर्मल कंडक्टिविटी कम होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, उसका एमआरआर इंक्रीज़ कर जाएगा। पर टूल के लिए क्या होता है, हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा टूल बेयर कम होगा। चलिए, और हम लोग इससे ब्लाइंड कैविटी, नैरो स्लॉट और डाई सिंकिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28, द डायमेंशनल लिमिट ऑन अ शाफ्ट ऑफ 25H7R। ठीक है, ये क्वेश्चन पहली बात गलत है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आया नहीं था। गेट 2003 में आया, फिर इसरो में भी 2-3 बार रिपीट हुआ, है ना। लोग इसलिए आंसर मार के आ जाते हैं क्योंकि उन्हें गेट का आंसर रटा रहता है पहले से, लेकिन ये क्वेश्चन अधूरा है अपने आप में, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो चीज़ है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, जो 50H7 है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करती है। देखिए, हमने इस तरीके से लिख दिया इसको, आप देखिए सिंपली 50H8F7। यहाँ पे जो 50 होता है ये बेसिक साइज़ को रिप्रेजेंट करता है, कंपोनेंट के बेसिक साइज़ को। यहाँ पर जो H होता है ये हमारा फंडामेंटल डेविएशन को बताता है। यहाँ पे जो 8 और जो 7 दिया हुआ है ये बताते हैं हमारे IT, टॉलरेंस जोन बताते हैं। ठीक है, ये जो F है ये फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट बता रहा है। यहाँ पे जो कैपिटल है, जो होल होता है उसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। अगर हमारा कैपिटल H दिया है तो इसका मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ होल इज़ 0। स्मॉल h दिया तो इसका मतलब होता है अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज़ 0। यहाँ पर क्या किया है गेट ने, तो जो सॉल्यूशन दिया था अधूरा दिया था, इसमें गेट ने क्या किया था, यहाँ पे D1 एंड D2 को 18 और 30 सेंटीमीटर मान लिया था। उसके बाद इसमें एक फॉर्मूला होता है D बराबर √D1 D2। ठीक है, उसके बाद यहाँ से D निकाल लो, इसको I बराबर 0.45 D√³ प्लस 0.001 D फॉर्मूले में डाल दो। यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे I की, K की वैल्यू ऑलरेडी गिवन पता होती है, यहाँ से वैल्यू निकल आती है टॉलरेंस की, है ना। तो यहाँ से हमें टॉलरेंस पता होता है, साइज़ हमें पता होते हैं और हम आंसर निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन अधूरा था। व्हेन अ सिलेंडर इज लोकेटेड इन V ब्लॉक द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विच आर अरेस्टेड। क्या है, एक V ब्लॉक है ना, एक V ब्लॉक बना हुआ है इस तरीके का कुछ, उसमें क्या एक सिलेंडर रखा हुआ है ना, ऐसे देख सकते हो। अब वो पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्ट हो गई हैं, 2, 4, 7 और 8। चलिए, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ मोशन। हमें कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए जिससे हम लोग कंपोनेंट के मोशन को पता लगा सकें। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, एक सिलेंडर रखा हुआ है ना, ये रखा हुआ है सिलेंडर, ये रहा हमारा सिलेंडर। ठीक है, अब अगर हमने इसे इस पर रख दिया तो आप ये देखिए कि अब ये सिलेंडर जो है ये सिंपल सी बात है नीचे की तरफ मूव नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये साइड में मूव कर सकता है।
तो यहाँ से 3 लीनियर आपका ब्लॉक हो जाते हैं। अब रोटेशनल की बात करते हैं। अब ये सिलेंडर आप देख सकते हो, क्या ये सिलेंडर आगे पीछे हो सकता है? ये अपनी अपनी रोटेशन पे तो घूम सकता है, लेकिन क्या ये इस तरीके से घूम सकता है? क्या ये अपनी तरीके से घूम सकता है? नहीं घूम सकता। क्या ये इस तरीके से घूम सकता है ऊपर से नीचे की तरफ? ये भी नहीं घूम सकता। तो इस हिसाब से इसकी 4 रोटेशनल ब्लॉक हो गई, तो टोटल इसमें 7 ब्लॉक हो जाते हैं। अब देखिए लोअर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 1, हायर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 2 और स्फेरिकल पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। लोअर पेयर मतलब होता है सरफेस कांटेक्ट, हायर पेयर मतलब होता है लाइन, पॉइंट और रैपिंग, है ना। अब लोअर पेयर में देखो क्या होता है, स्लाइडिंग और टर्निंग, हायर पेयर में होता है रोलिंग और स्फेरिकल, ठीक है। चलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए टॉप में एक और इक्वेशन पढ़ाई जाती है, F बराबर 3L-1 - 2J - H बराबर F डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको बोलते हैं हम लोग कुशबैक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? कुशबैक इक्वेशन। यहाँ पे जो I है दैट इज प्रेजेंट द लिंक, J प्रेजेंट द जॉइंट और H प्रेजेंट्स द हायर पेयर। अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 है दैट इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। और अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 1 है दैट इज कॉल्ड अनकंस्ट्रेंट चेन। तो ये सारे सब चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, हर चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं ईएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 30, द सिंबल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट इन वर्क स्टडी। वर्क स्टडी अब गेट के सिलेबस में नहीं है पर ईएस के सिलेबस में है, तो क्वेश्चन याद रखना जरूरी है, कभी भी पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका सिंबल ओ है तो दैट इज ऑपरेशन। अगर आपका स्क्वायर बॉक्स में है तो इट रिप्रेजेंट इंस्पेक्शन। अगर आपका एरो फॉर्म में है दैट इज रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट। अगर आपका डी फॉर्म में दैट इज रिप्रेजेंट द डिले। और ट्राइंगल में है डाउनवर्ड ट्राइंगल दैट रिप्रेजेंट स्टोरेज। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से ए इज एरो वाला साइन। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, जोरदार अपना यहाँ से लाइक छोड़कर जाना है। लाइक छोड़ दिया अब आप लोगों ने, अब आप लोग सोचो अब क्या करें यार, अब तो भैया का चैनल तो बहुत अच्छा है, तो यार शेयर भी कर देना, है ना, वीडियो को। और अगर बहुत ही अच्छा लगा हो तो फिर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा भाई, सब्सक्राइब तो कर दो अगर आपको अच्छे अच्छे कंटेंट चाहिए हमारे चैनल पर।